एस्टेट सेक्टर के जाने माने दिग्गज और हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन और मुंबई के देश के जाने माने बिल्डर और डेवलपर निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि बिल्डर्स और डेवलपर्स की कई एसोसिएशंस का नेतृत्व कर चुके हैं। आइए सबसे पहले उनसे समझते हैं इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या कुछ खास है। हीरानंदानी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले बताएं सर, इस बजट में क्या कुछ खास दिख रहा है आपको इकोनॉमी के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? रियल एस्टेट सेक्टर में दो बात करी है। नंबर वन के जो प्रधानमंत्री आवास योजना को एक्सटेंड कर दिया है और 80 लाख बेनिफिशियरीज को बढ़ाया है और 48,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मली टियर 2 टियर 3 सिटीज में बेनिफिशियरीज ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनका जो 45 लाख रुपए का जो अपर लिमिट है घर के, वो टियर 1 सिटीज में बैठते नहीं है। सो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास ऐसे जैसे सिटीज हैं वहां कम उपयोग हो रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी के जो टियर 2 टियर 3 है वहां ये बेनिफिशियरीज काफी ज्यादा है। तो ये मेन जो रियल एस्टेट को दिया है उठाव, वो इस क्षेत्र में रहा है। लेकिन बाकी का जो हम अपेक्षा रख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स के बारे में जो बढ़ जाएगा या अलग अलग किस्म के रियल एस्टेट को बेनिफिट मिल जाएगा, वो नहीं आया है। एक ईज ऑफ दिस डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करके टाइम फॉर क्लियरेंसेस में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई अर्बन एरियाज में जो आपके परमिशंस है उनका होगा, क्योंकि काफी आज के तारीख में चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और बाकी के जो क्लियरेंस में काफी समय निकल जा रहा है, और जो भी इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करते हैं उनको परमिशन लेने में टाइम है। लेकिन जो मेजर शहर है जहां मिडिल क्लास वगैरह के जो बाकी के लोग घर खरीदते हैं, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया है, तो यहाँ थोड़ी नाराजगी जरूर है। हम ये अपेक्षा रखते थे, क्योंकि काफी लोग अब मार्जिन में है। कोविड के बाद में समझते थे कि कुछ घर लेने में और सुविधाएं वित्त मंत्री करेगी, वो नहीं हुआ है। लेकिन और जो क्षेत्र में है, जैसे डेटा सेंटर के बारे में जो रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, उसको काफी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दी है, तो वो बात बहुत उपयोगी रहेगा। डेटा सेंटर, डेटा लोकलाइजेशन, उसके बारे में काफी उन्होंने जोर दिया है। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो है। तीसरी बात रही है कि हम कोई टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास के लिए नहीं दिखा, तो मेरा अंदाज है कि ये काफी नाराजगी है। और जो इंडिविजुअल्स के टैक्स लेवल है वो काफी हाई है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन में 15% और 25% मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 42% तक टैक्सेशन लागू हो जाता है। तो मेरे अंदाज से ये भी काफी नेगेटिव है और मेरा इससे में कुछ करने की आवश्यकता थी। सब कुछ है, लेकिन एक चीज और है हीरानंदानी साहब, जो कि बजट में बड़ी उम्मीद थी कि थोड़ा जो भी हम होम लोन लेते हैं उसके प्रिंसिपल पे या फिर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उस पर थोड़ी लिमिट बढ़ा दी जाए। जरूरत भी थी, लेकिन किसी तरह की कोई टैक्स रियायत नहीं मिली। क्या वित्त मंत्री जी ये सोचे कि आपका सेक्टर अभी बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया कर रहा है, जरूरत है नहीं आपको, सब बढ़िया चल रहा है, या फिर वाकई में ये थोड़ा मिस हो गया? मेरे अंदाज से काफी मिस हो गया, क्योंकि मैं समझता था कि इस क्षेत्र में काफी हमने ध्यान भी खींचा था, हमने इसके रिप्रेजेंटेशन भी की है, काफी एसोसिएशंस किए हैं, और हम समझते थे कि इस सेक्टर को उठाव देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो है, लेकिन जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को उड़ाव नहीं देंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये एम्प्लॉयमेंट के जो चैलेंजेस है वो पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। निरंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर पर पूरा आउटलुक देने के लिए इस बजट के लिहाज से।